हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर 7 से एक और थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर 5 जो है, 5 थ्योरम जो हमारी है वो है RHS सर्वांग समता। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम एक राइट एंगल, उसकी हाइपोटेन्यूज और उसके एक और साइड को हम काउंट करते हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी या फिर सर्वांग समता को प्रूव करने के लिए। आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण आपका जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में बराबर होने चाहिए और दो अलग साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। तब क्या होगा, आप RHS रूल से सर्वांग समता को साबित कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि दो समकोण त्रिभुजों में अगर आपको दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, समकोण मतलब जिनमें 90 डिग्री का एंगल होगा, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और भुजा के बराबर हो। पहली बात, आपको समकोण दिए हों, समकोण त्रिभुज दिए हों, 90 डिग्री का एंगल हो दोनों के अंदर, उसके साथ ही आपके पास एक त्रिभुज की कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो। कर्ण और भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं। दोनों ही त्रिभुज आपके सर्वांग सम कहलाएंगे। देखिए, इसका हल हम करते हैं। सबसे पहले हम अपने ट्रायंगल्स को ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे 90 डिग्री के यानी कि समकोण होंगे। हमने ABC एक ट्रायंगल लिया है और एक DEF ट्रायंगल लिया है, दोनों में ही 90 डिग्री के एंगल हैं और इनके कर्ण बराबर हों। यहाँ देखिए, दिया है कि ABC और DEF दो हमारे ट्रायंगल हैं, दो त्रिभुज हैं और एंगल B और एंगल E पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, वे 90 डिग्री के कोण हैं, समकोण हैं। और AC है जो वो DF के बराबर है और अलग से एक साइड और हमने ली है, वो साइड है BC जो है वो EF के बराबर है। तो ये हमारी चीज़ें जो है गिवन है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, वो सर्वांग सम हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके लिए हम एक रचना करेंगे कि DE को G तक इस प्रकार बढ़ाओ। जो हमारी DE रेखा है उसे हम G पॉइंट तक बढ़ा लेते हैं। और किस प्रकार बढ़ाते हैं कि हमारा जो EG है वो AB के इक्वल होना चाहिए। एक और ऐसा ही ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है जिसमें EG जो होगा वो AB के इक्वल होगा। हमें DE को G पॉइंट तक बढ़ाना है कि EG और AB इक्वल हो जाएं। इसके बाद GF को मिला देना है, G और F को मिलाना है। अब हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण क्या कहता है देखते हैं। प्रमाण में लिखा है कि ट्रायंगल ABC और GEF में AB और GE इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी हमने रचना की कि AB और GE हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। AB और C ये कहता है AB और GE हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद एंगल B एंगल GEF के इक्वल है। जो हमारा एंगल B है वो एंगल GEF के इक्वल है। क्यों, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल होंगे इसलिए इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास BC इक्वल टू EF है, BC साइड इक्वल टू EF है, ये हमें दिया गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों हमारे ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए या सर्वांग सम हो गए SAS रूल से। साइड एंगल साइड रूल हमने इसमें लगा लिया और हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। G यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है वो है ABC ट्रायंगल और यहाँ पर हमारा हमने क्या रूल लगाया है, साइड, ये हमारी साइड है, फिर ये हमारा एंगल है 90 डिग्री का और ये फिर से हमारी दो साइड्स हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, दोनों ही ट्रायंगल
सर्वांग सम हो जाते हैं। ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि एंगल ए और जी इक्वल है। एंगल ए बी सी है हमारे पास। एंगल ए और जी हमारा क्या है, वो इक्वल है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का है और ये हमारा बेस हमने लिया है। तो इसके अपोजिट हमारा जो एंगल बनता है जी बनता है, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया। अगर सर्वांग सम इन्हें हमने प्रूव किया है तो हमारे पास CPCT से इनके बाकी के पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वो हमने लिख लिया और इसको हमने नंबर 1 इक्वेशन रखा, समीकरण 1 बना लिया। अब AC जो है वो GF के इक्वल है। देखिए हमारी साइड AC जो है वो GF के इक्वल है। क्यों इक्वल है? वो भी CPCT से होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए और इसको हमने नंबर 2 समीकरण बना लिया। अब हम जानते हैं AC हमारा DF के इक्वल भी है। हमारी जो AC साइड है वो किसके इक्वल है, DF के इक्वल भी है। ये तो हमने रचना की थी तो इक्वल हुआ, और यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि ये दिया है। अब ये दिया गया है तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, कि हमारा AC और AC तो कैंसिल आउट होकर GF इक्वल टू DF आ जाएगा। देखिए हमने बोल दिया DF इक्वल टू GF हमारा हो गया। अब हमारे पास ये कंक्लूज़न आने के बाद हम क्या करें, आगे देखिए। हम कह सकते हैं कि AC जो है वो DF के इक्वल है, तो वहाँ से हम प्रूव कर लेंगे कि DF और GF हमारे क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा एंगल D और एंगल G भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इनके अपोजिट जो हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाती हैं, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, उनके अपोजिट के कोण भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये बन जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। इसे हम क्या नाम दें? इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा। अब हम नंबर 1 और नंबर 3 जो समीकरण हमने लिए थे उन दोनों को लेकर चलते हैं। तो G से G कैंसिल होकर A और D इक्वल हो जाएंगे। हमारा एंगल A और D इक्वल होगा, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 4 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे वही लेकर चलेंगे, ABC और DEF जो हमें दिए गए थे। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने निकाल लिया A और D एंगल इक्वल है, और ये हमने निकाला जो समीकरण 4 है उससे हमने सॉल्व किया। उसके बाद हम जानते हैं कि एंगल B और एंगल E इक्वल है, दिया गया है, ये दोनों बराबर हैं और ये हमें दिया गया है। और एंगल C और एंगल F जो है वो त्रिभुज के तीसरे कोण हैं। जब भी किसी त्रिभुज के दो कोण, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों, उनका योग बराबर हो, तो तीसरा कोण भी क्या होता है, अपने आप ही बराबर हो जाता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। तो हम C और F को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये तीसरा कोण बच जाता है दोनों ही ट्रायंगल के अंदर, और इसे हम समीकरण नंबर 5 नाम देंगे। अब दोबारा से वही ट्रायंगल्स लेंगे ABC और DEF, और उनमें हम जानते हैं BC और EF इक्वल हैं क्योंकि दिया गया है। एंगल C और एंगल F हमने निकाल लिए समीकरण 5 से कि वो बराबर हैं। अब उनके बराबर होने से AC और DF भी हमारे पास बराबर है, ये भी हमें दिया गया है। तो क्या हमारे पास ये साइड एंगल साइड जो सर्वांग समता है उससे प्रूव हो जाएगा कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सर्वांग सम हैं। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग सम प्रूव कर लिया साइड एंगल साइड रूल से। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप प्रैक्टिस करें और जो आपके मैथ्स में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 में जो है कई थ्योरम्स कम कर दी गई हैं सिलेबस से, और जो लास्ट थ्योरम आपकी इस चैप्टर से आने वाली है वो है RHS सर्वांग समता। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, अपनी NCERT बुक उठाएं और उसमें से और भी थ्योरम्स को और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। इससे आपको इजीली वो समझ आ जाएंगे।
like, share and subscribe.